बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, ईएन रूल एंड इलेक्ट्रॉन रूल। आज हम उस टॉपिक के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये बेहतर होगा कि आप वो वीडियो देख लें जो इस टॉपिक पर बनी गई है। उस वीडियो का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर न्यूक्लियाई। कि वो कौन सी फोर्स होती है जो दो एटम्स की न्यूक्लियाइज को आपस में होल्ड किए रखती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, केमिकल बॉन्डिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो केमिकल बॉन्ड, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं? हम जानते हैं कि ये दो टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कि कौन कौन सी केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसकी दो टाइप्स होती हैं, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, आर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लाई ऑफ कंबाइनिंग एटम इज। कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ दो न्यूक्लाई के दरमियान शेयर हो उसे हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, ये सेम एमसीक्यूज वही हैं जो हमने पहले लेक्चर डिस्कस किया था। तो इसलिए नेक्स्ट है हमारे पास, लोकलाइज्ड बॉन्ड कैन बी डैश बॉन्ड। कि लोकलाइज्ड बॉन्ड हमारे पास सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी। तो इस वजह से ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड हैविंग लोकलाइज्ड बॉन्ड। कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है उनकी हम कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर 1 बॉन्ड लेंथ, नंबर 2 बॉन्ड एनर्जी एंड डाइपोल मोमेंट। हम तीनों इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास, लोकलाइज्ड बॉन्ड इज स्टेबल एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज्ड बॉन्ड इज डैश स्टेबल। कि लोकलाइज्ड बॉन्ड उससे डी लोकलाइज्ड बॉन्ड की निस्बत स्टेबल होता है या लेस मोर स्टेबल होता है या लेस स्टेबल? तो ये लेस स्टेबल होता है। क्यों ये कम स्टेबल होता है? क्योंकि इसमें नो चांस ऑफ रेजोनेंस का कोई चांस नहीं होता, जबकि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, लोकलाइज्ड बॉन्ड इज, हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमने पहले ही डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर होती है। इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड एक्सेप्ट 1। कि ये तमाम खसूसियात है लोकलाइज्ड बॉन्ड की सिवाय के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स्ड होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। फुली डिस्क्राइब्ड वन लिनियर स्ट्रक्चर और लेस स्टेबल, ये तीनों ही इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन फोर्थ वन जो है, ग्रेटर चांस ऑफ रेजोनेंस, हमने पहली बात की है कि इसमें लोकलाइज्ड बॉन्ड में कोई चांस नहीं होता रेजोनेंस का, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। आयनिक बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। क्यों लोकलाइज्ड होते हैं? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हर एटम के फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। इस वजह से ये लोकलाइज्ड होते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं EAN रूल। EAN रूल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, EN से मुराद हमने पढ़ा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EN रूल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, EN रूल सबसे पहले किसने दिया था? एल्फ्रेड वर्नर, नेविल सिडग्विक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लाइनस पॉलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है नेविल सिडग्विक। EN रूल इज़ आल्सो नोन एज, कि EN रूल को हम सिडग्विक थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सिडग्विक ने प्रपोज किया था। इस वजह से उसके नाम के साथ ही इसको सिडग्विक थ्योरी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वाज सिडग्विक थ्योरी प्रपोज्ड। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये 1927 में ये थ्योरी दी गई थी। और सिडग्विक थ्योरी किस लिए यूज़ की जाती है? टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उस स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए सिडग्विक ने एक फॉर्मूला दिया था जो है EAN Z - X कोऑर्डिनेशन नंबर × 2।
नेक्स्ट है हमारे पास अ मेटल एटम और आयन विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम और आयन बिकम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस फाउंड इन द सेम पीरियड। ये किसकी डेफिनेशन है कि EN रूल की ये डेफिनेशन है कि सिडग्विक ने ये बताया था कि कोई भी मेटल एटम या आयन उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता रहेगा जबकि उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं हो जाते। क्यों वो नोबल गैस के बराबर अपना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? टू गेन द स्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास सिडग्विक थ्योरी है कि EN रूल इज़ यूज टू प्रीडिक्ट द स्टेबिलिटी। ये हमने पहली बात की है कि EN रूल किस लिए दिया गया था, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है या नहीं और कितना स्टेबल है। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ सिडग्विक थ्योरी एक्सेप्ट, कि तमाम सिडग्विक थ्योरी की लिमिटेशन है लेकिन इसमें से एक नहीं है। सिडग्विक की थ्योरी की हमने पहली लिमिटेशन डिस्कस की थी कि मोस्ट मैनी कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल, कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल है लेकिन सिडग्विक थ्योरी की मदद से अगर हम फाइंड आउट करें तो वो अनस्टेबल आते हैं। इसने ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ नहीं बताया था और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी नहीं। ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल एंड फॉलो EN रूल। तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है क्योंकि इसके मुताबिक बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो स्टेबल थे लेकिन EN रूल से जब कैलकुलेट करते थे वो अनस्टेबल आते थे। उनका सिडग्विक थ्योरी इज़ अप्लाई टू डिटरमन ये इसकी एप्लीकेशंस कौन सी है कि हम अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल एटम को, और नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितने हैं उसको, इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमने अब इस रूल को अप्लाई करते हुए हमने फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांजिशन मेटल स्टेबल हैं या नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम है। तो इस कॉम्प्लेक्स की हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस मेटल एटम की जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास है क्रोमियम, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम। हमने ये फॉर्मूला इसका अभी रीड आउट किया है कि Z-X + L × D × 2। जी से मुराद एटॉमिक नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का जो कि यहाँ पे क्रोमियम है। एक्स से मुराद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। L × D कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है कि वो लिगेंड × डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे L से मुराद लिगेंड है, D से मुराद डेंसिटी से मुराद कितने डोनर एटम्स है यहाँ पर। जब यहाँ पे वाटर में एक ही डोनर एटम है जो कि ऑक्सीजन है और × 2। यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसको फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको मालूम होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। लिगेंड यहाँ पे हमारे पास 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, इनकी डेंसिटी 1 है और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 33 आएगा। जबकि क्रोमियम जिस सीरीज़ में है, जिस पीरियड में है, उसमें जो नोबल गैस है वो हमारे पास क्रिप्टोन है और उसका एटॉमिक नंबर 36 है। ये 36 के इक्वल नहीं है तो इसका EN नंबर जो है वो 33 है। इसका मतलब है कि ये लेस स्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास हमने EN नंबर फाइंड आउट करना है इस कंपाउंड के लिए कि पेंटाकार्बोनाइल फेरेट। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो सेम फार्मूला है। इस यहाँ पे हमारे पास फेरस की जो आयरन का एटॉमिक नंबर है वो 26 है और इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लिगेंड्स हमारे पास 5 हैं और इनकी डेंसिटी 1 है और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारे पास 36 आ रहा है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास 36 है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स है वो है हेक्साक्लोरोक्यूपरेट। इसमें भी हमने EN नंबर फाइंड आउट करना है तो सेम रूल हमारे पास होगा कि यहाँ पे हमारे पास कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास 6 हैं और इनकी डेंसिटी 1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 39 आ जाएगा इसका EN नंबर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें हमारे पास मैंगनीज़ की जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है, ऑक्सीडेशन इसकी स्टेट हमारे पास है +1 और हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो 6 हैं टोटल
और इनकी डेंसिटी जो है वो 2 है। तो हमारे पास ये 36 के इक्वल आ जाएगा कि इसका EN नंबर जो है वो 36 है। नेक्स्ट हमारे पास है अब इस कंपाउंड के हम EN रूल सेम फार्मूला अप्लाई करके इसको करेंगे कि हमारे पास टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास 6 है और इनकी डेंसिटी 1 है, तो ये टोटल 12 हो जाएगा। 12 में करेंगे तो हमारे पास 31 ये आंसर आ रहा है इसकी EN नंबर। सेम हम इस कंपाउंड का भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फेरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +2 है। इसमें हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिगेंड्स हमारे पास 6 है, इनकी डेंसिटी 1 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 36 के इक्वल आ रहा है, 35 के इक्वल ये आ रहा है। इसका EN नंबर जो है हमारे पास 35 है। नेक्स्ट हमारे पास है सेम फार्मूला है, हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि वेदर इट इज़ स्टेबल और नॉट। ये अगर तो इसका EN नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आएगा तो ये स्टेबल हो गया, और अगर नहीं आएगा तो वो अनस्टेबल हो गया। हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पोटाशियम पोटाशियम में फेरस है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है। यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है प्लस 6 लिगेंड्स है हमारे पास, इनकी डेंसिटी 1 है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36। इसमें जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्रिप्टोन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, सो इट इज़ स्टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, इसकी हम डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सेम हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि क्रोमियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 24, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, टोटल डोनर एटम्स जो हैं वो हमारे पास 3 है और इनकी डेंसिटी 2 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 33 आएगा। मीन्स कि ये 36 आंसर आना चाहिए था लेकिन ये 33 है, तो सो इट इज़ अनस्टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसकी हमने अब स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करनी है कि ये EN रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। इसमें भी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 24, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास यहाँ पे 6 है और ये कितने डेंसिटी 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 36 आंसर आएगा। मीन्स कि ये स्टेबल है। स्टेबल है तो स्टेबल मतलब है कि ये EN रूल को ओबे कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है स्टेबल कि ये ओबे करता है या नहीं। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। फेरस का एटॉमिक नंबर 26 है हमारे पास, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास 6 हैं और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इनकी 1 है तो हमारे पास 35 आ रहा है। अगर मीन्स कि 36 आना चाहिए था, 36 रह गया है, तो ये इस रूल को ओबे नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमने इस कंपाउंड की में EN रूल को अप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास 36 आंसर आ रहा है और सेम हमारे पास 35 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? अर्विंग लैंगम्यूर ने। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस लिए यूज़ किया जाता है? सेम जैसे EN रूल है इसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसकी? ट्रांजिशन मेटल्स की, ख़ास तौर पर ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट है हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाज प्रपोज्ड इन, कब ये प्रपोज किया गया था? 1921 में। और नेक्स्ट है हमारे पास कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के मुताबिक की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी मेटल, जिस मेटल एटम में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड अगर 18 के बराबर हो तो हम उसको स्टेबल कह सकते हैं। और यही हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। नेक्स्ट है हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल्स दैट आर नॉट, कि ये इसकी लिमिटेशन है कि ये उसके लिए वैलिड नहीं करता जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा जितनी भी मेटल्स हैं उनके लिए
ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा बाकी मेटल्स के लिए ये वैलिड नहीं करता। और इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 18 के इक्वल हो तो फिर वो कंपाउंड स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, हमने ये पढ़ा था कि ये दो तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक न्यूट्रल मेथड होता है और एक आयनिक मेथड, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक मेथड इज लेस प्रेफर ड्यू टू चार्ज इन्वॉल्वमेंट, कि हमने कहा था कि आयनिक मेथड होता है और एक न्यूट्रल मेथड होता है। न्यूट्रल मेथड जो है तो अब ईजी होता है इसलिए इसको प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि आयनिक मेथड में चार्ज इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये लेस प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने सेम जैसे हमने ई एन रूल में फॉर्मूला अप्लाई करके हमने उनकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट किया था, अब हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करेंगे कि इसका हमारे पास फॉर्मूला था कि इसकी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है क्रोमियम के 6 और ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कार्बोनाइल जो है वो टोटल 6 हैं एटम और ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है एक, तो ये 6 2 12 और ये 18 के इक्वल आ रहे हैं, मीन्स के ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। और यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज द शेप ऑफ कि पेंटा कार्बोनाइल फेरेट की शेप क्या है, तो इसकी शेप जो थी वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है, जैसा कि यहाँ पे शेप दिखाई गई है डायग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस कंपाउंड को हमने बताना है कि ये फॉलो करता है या नहीं। सेम रूल अप्लाई करेंगे कि मैंगनीज की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 है प्लस, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि कार्बोनाइल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 5 एटम्स है तो 5 2 10 हो गए और 18 के इक्वल आ रहा है, मीन्स के ये ओबे करता है इस रूल को। नेक्स्ट हमारे पास इस कंपाउंड की हमने प्रिडिक्ट करनी है, तो मोलिब्डेनम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, कार्बोनाइल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 6 हैं तो ये 12 हो जाएंगे, 18 के इक्वल है, मीन्स के ये इस रूल को अप्लाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, सेम हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि ये 18 रूल को ओबे करता है या नहीं। तो निकल की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 10 प्लस, कार्बोनाइल हमने पीछे ही बात की थी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे 4 एटम है तो 4 2 8 और 18 के इक्वल आ रहा है, मीन्स के ये इस रूल को ओबे करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आइटम है फेरस की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 8 है, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 5 एटम है तो 10 हो गए, मीन्स के ये इस रूल को ओबे करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो सिल्वर की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है 11, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को अलहदा करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, मीन्स कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। और साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1 और ये कितने यहाँ पे लिगेंड है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 के इक्वल, मीन्स कि ये फॉलो नहीं करता 18 इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 11 है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, प्लस साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे 4 हैं तो 4 आ जाएगा और ये 17 के इक्वल आ रहा है, मीन्स कि ये ओबे नहीं करता इस रूल को। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास जो क्रोमियम है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है और कार्बोनाइल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 6 यहाँ पे कार्बोनाइल आइटम है, तो ये 18 के इक्वल आएगा, मीन्स कि ये इस रूल को ओबे करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेनेडियम की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 5 है, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पे टोटल 6 हैं, तो ये हमारे पास 17 के इक्वल आ जाएगा, मीन्स कि इस रूल को ओबे नहीं करता। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी अननोन, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया है और उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि इस कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा अगर मेटल हमने बताई हो कि इसमें कौन सी मेटल होगी। अब इस कंपाउंड में हमने फाइंड आउट करना है कि कितने यहाँ पे लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका है कि सेम रूल हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। निकल की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 है, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्स कितने हैं वो हमने फाइंड आउट करना है और ये 18 के इक्वल आना चाहिए हमारे पास। 10 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस 10, तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8,
2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिन द ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो ट्रांजिशन मेटल है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो m जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, इसको वैसे ही लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास 5 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और 18 के इक्वल आना चाहिए। सेम हमने रूल अप्लाई करना है। तो ये 5 2 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास 10 आ जाएगा। और 10 जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 10 हमारे पास आंसर है। और 10 जो है वो हमारे पास आयरन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच।